वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मेरे पीछे आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली इसकी सबसे अफोर्डेबल 350cc मोटरसाइकिल। जी हाँ, ये है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 जो कि क्लासिक 350 के ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये थोड़े से आइकॉनिक डिजाइन लैंग्वेज में रॉयल एनफील्ड ने प्रेजेंट करी है हमारे सामने और थोड़ी सी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। इंजन क्लासिक 350 से ही इसका सिमिलर है, अंडरपिनिंग्स भी सिमिलर है, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो है चेंजेस हैं और बहुत सी कॉस्ट कटिंग कंपनी ने इसमें करी है। भोपाल में अगर आपको रॉयल एनफील्ड की किसी भी व्हीकल की टेस्ट ड्राइव चाहिए हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप चौधरी ट्रैक्टर एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और हाँ, अगर आप एक रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल ओन भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि भोपाल में इतना बड़ा फ्लैगशिप सर्विस सेंटर मैंने तो रॉयल एनफील्ड का नहीं देखा था, जो कि अब चौधरी ट्रैक्टर एजेंसी ने ओपन करा है। बहुत ही बड़ा और स्पेशियस है। और सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली ये लगी कि जितने भी एडवांस टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए रहते हैं एक मोटरसाइकिल की सर्विस करने के लिए और साथ ही एक्सपर्ट टेक्नीशियंस, वो सारे अवेलेबल हैं चौधरी ट्रैक्टर एजेंसी के इस नए फ्लैगशिप सर्विस सेंटर पर। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 दो वेरिएंट्स में ऑफर करता है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये इलेक्ट्रिक स्टार्टर वाला वेरिएंट है और इससे नीचे वाला एक स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है जो कि सिर्फ किक स्टार्ट के साथ हमें देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ये मोटरसाइकिल आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी या नहीं, और सभी डिटेल्स जानेंगे इस मोटरसाइकिल के बारे में। बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं इस मोटरसाइकिल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बता देता हूं। तो इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,43,000 रुपीज़ के आसपास है। ये इलेक्ट्रिक स्टार्टर वेरिएंट है और इससे जो नीचे वाला स्टैंडर्ड वेरिएंट अवेलेबल है उसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 1.27 लाख है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रिक स्टार्ट की वजह से सिर्फ दोनों वेरिएंट्स, दोनों मॉडल्स में ये डिफरेंस आ जाता है कि 10 से 15,000 रुपए का एक प्राइस हाइक हमें देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रंट प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में जो सबसे पहला चेंज हमें जो विजिबल रहेगा वो है इसका हेडलैम्प। हेडलैम्प का जो लेंस है वो चेंज्ड है। जो क्लासिक 350 में आता है वो क्लियर लेंस होता है, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट लेंस हमें देखने को मिलता है। सस्पेंशंस की बात करें तो फ्रंट 35mm फोक्स के साथ हमें सस्पेंशंस देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अपसाइड डाउन सस्पेंशंस है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये जो है ये कन्वेंशनल सस्पेंशंस ही हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 280mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाती है और क्योंकि ये सिंगल डिस्क मॉडल है और इसमें सिर्फ फ्रंट डिस्क अवेलेबल है तो यहाँ पर हमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील पर वर्क करेगा। फ्रंट टायर की बात करें तो जो मेजर डिफरेंस एक और आपको महसूस होगा वो है इसका टायर का। टायर जो है वो काफी नैरो हमें देखने को मिल जाता है और टायर हमें देखने को मिलता है सीएट का 3.25 और ये 19 इंच के स्पोक व्हील्स के साथ हमें देखने को मिलता है और ये ट्यूबलेस नहीं ट्यूब वाला टायर हमें देखने को मिलता है। अगला चेंज जो हमें डिजाइन में दिखेगा वो है कि यहाँ पर हमें रॉयल एनफील्ड का 3D लोगो देखने को मिल जाता है जो कि ज्यादा बेहतर दिखता है थोड़ा। और दूसरी चीज ये कि जो इसका टैंक का शेप है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्लासिक 350 के कंपेरिजन में। अगला डिफरेंस ये है कि ये जो हैंडल है ये भी हमें डिफरेंट शेप का देखने को मिलता है, तो इस वजह से ये हैंडल जो है ये थोड़ा सा रेज्ड हैंडल बार हमें देखने को मिलता है और इस वजह से राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा रिलैक्स बनता है, जिसके बारे में अभी जब मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा तो अभी क्लियर बात करेंगे। इंजन की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक आउट इंजन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर किक स्टार्ट मिल जाता है। ये BS6 हो गई है तो यहाँ पर एक प्री कार्ड देखने को मिल जाता है और क्योंकि BS6 हो गई है तो फ्यूल इंजेक्शन भी हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बुलेट 350 की स्टिकरिंग देखने को मिलती है। रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 5 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल हैं। और एक और जो मेजर चेंज आपको दिखेगा वो ये है कि इस सीट का, ये सीट हमें सिंगल पीस सीट देखने को मिलती है, वहीं जो क्लासिक 350 की सीट है वो हमें स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है। 2 पार्ट्स में सीट डिवाइडर रहती है। पीछे चलता है तो यहाँ पर हमें ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है और यहाँ पर जो टेल लैंप है इसका भी जो डिजाइन है वो भी काफी डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। जो कंप्लीट टेल डिजाइन है वो बहुत डिफरेंट। और ये रेयर टायर आप देख सकते हैं, इतनी बल्कि लुकिंग मोटरसाइकिल और यहाँ पर हमें ये रेयर टायर जो है वो बहुत ही नैरो देखने को मिल जाता है। अगर आप ये स्पीड सेंसर देखकर ये सोच रहे हैं कि इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें पीछे ड्रम ब्रेक है और ड्रम ब्रेक्स में कभी ABS नहीं आता है। तो ये जो है ये सिर्फ स्पीड सेंसर है आगे वाले ABS को डेटा देने के लिए। स्विच गियर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पास लाइट स्विच देखने को मिल जाता है, ये हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न की भी मैं आपको आवाज सुना देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सिंगल हॉर्न इसमें देखने को मिल जाता है जो कि क्लासिक 350 के कंपैरिजन में डिफरेंट है। यहाँ पर राइट साइड इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल जाता है जिसको आप टर्न ऑन करेंगे तो फ्यूल पंप विंजिंग की आपको आवाज आ जाएगी और यहाँ पर हमें सेल्फ स्टार्टर देखने को मिल जाता है जो कि अभी व्हीकल न्यूट्रल में नहीं है, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, ये ओडोमीटर है और यहाँ पर हमें ABS की वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है जो कि ABS है। अगर ABS में कोई भी इशू आता है तो ये वार्निंग लाइट जल जाएगी। इंजन ट्रबल लाइट देखने को मिल
जाती है। अगर फ्यूल इंजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये जल जाएगी, और अभी ये इसलिए जल रही है क्योंकि इंजन स्टार्ट नहीं है। जब इंजन स्टार्ट होगा तो ये बंद हो जाएगी, और यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी भी इसमें गेज नहीं देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना फ्यूल बचा है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हम कह सकते हैं एक बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत सारी चीजें मिस करता है, कुछ खास इंफॉर्मेशन इसमें लोडेड नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं 135 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि दूसरी मोटरसाइकिल से कंपैरिजन में बहुत कम है। हालांकि क्लासिक 350 जितना ही हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अब सीधे चलते हैं इस मोटरसाइकिल को राइड करने, और अब मैं आपको बता पाऊंगा इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी। तो चलिए चलते हैं, हम इस मोटरसाइकिल को राइड करते हैं। इंजन कल स्विच ऑन, वाइजर डाउन। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत लैगी सा आ रहा है। मैं जितनी देर में थ्रॉटल दे रहा हूँ उसके बहुत देर बाद मोटरसाइकिल से रिस्पॉन्स आ रहा है। फर्स्ट गियर ऑलरेडी एंगेज्ड है, और चलिए व्हील स्पिन करना इस मोटरसाइकिल में कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लच पावर है वो बहुत अच्छी है। देख सकते हैं आप, पीछे व्हील स्पिन कर दिया मैंने। तो चलिए अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें मिल जाता है 346 सीसी का इंजन, जो कि 19 bhp के आसपास की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है, और मैक्स टॉर्क 28 न्यूटन मीटर्स का प्रोड्यूस करता है, और 80 kmph इस इंजन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से ये टच कर सकता है। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इस मोटरसाइकिल का बहुत लैगी सा फील हो रहा है मुझे, बहुत देर बाद आ रहा है। फर्स्ट गियर, सेकेंड, 60, थर्ड 80 के आसपास, और जो स्पीड है वो आसानी से पकड़ रहा है इंजन। एक्सेलरेशन जो है वो अच्छा है, हालांकि टॉर्क कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होता। टॉर्क कर्व एक टाइम पे बाद आके फ्लैट हो जाता है। जो इनिशियल पिकअप है इस मोटरसाइकिल का वो ही बहुत अच्छा है। जो क्लच पावर है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इस मोटरसाइकिल से बहुत ही फास्ट एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद आप थोड़ा सा गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के लिए नहीं बनी, और जो इसका टॉर्क है वो इनिशियल RPM रेव बैंड में ही पूरा मिल जाता है। उसके बाद कुछ खास टॉर्क आपको इसमें नहीं मिलेगा। जैसे इस टाइम में चल रहा हूँ तो इस टाइम भी कुछ देखिए कुछ खास टॉर्क नहीं मिल रहा। अगर मैं गियर डाउन भी कर देता हूँ तो भी कुछ खास ऐसे मुझे नहीं लगेगा कि मोटरसाइकिल जो है वो पुल हो रही है। सस्पेंशन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे से ट्यून्ड है। ऑब्वियसली ये एक क्रूजर मोटरसाइकिल पे प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, तो सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सस्पेंशन ट्यूनिंग इसकी अच्छी है। बस ये है कि रिबाउंड जो है वो इस मोटरसाइकिल का थोड़ा सा सस्पेंशन का जो है वो थोड़ा सा फास्ट है, जिस वजह से हाई स्पीड्स पर ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी बाउंसी फील होती है। राइडिंग पोस्चर की बात कर लें तो इसका राइडिंग पोस्चर अपराइट है, और क्लासिक 350 के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट है। वो इसलिए क्योंकि जो हैंडल बार्स हैं वो रेज्ड हैं, और इसी वजह से इसकी रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन बनती है। फुटपेक्स की बात करें तो फ्रंट सेट फुटपेक्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कोई भी पार्ट बॉडी पार्ट में क्रैम्प आ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। और इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो रिफाइनमेंट वाला तो वर्ड ही मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ। रिफाइनमेंट वर्ड है ही नहीं इस मोटरसाइकिल के इंजन के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। कोई ऐसा RPM नहीं है जिस RPM पे ये इंजन वाइब्रेट ना करे। आइडलिंग पे भी वाइब्रेट कर रहा है, और ऐसे चल रहे हैं तो इतना अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है कि लिटरली मेरे बैक की मसाज हो रही है। और क्योंकि जो सीट है उसका टेक्सचर भी ऐसा है तो ऐसा लग रहा है लिटरली कि मसाज हो रही है। और सीट की बात कर लें तो इसमें सिंगल सीट सेटअप देखने को मिल जाता है, क्लासिक की तरह डुअल सीट सेटअप नहीं है। और सीट जो है वो स्कूप्ड इन है, तो उसमें अपन थोड़ा ऐसे फिट होकर आराम से बैठ जाते हैं सीट में। और अभी हम चल रहे हैं 100 के ऊपर, और फिफ्थ गियर है 100 की ऊपर है। तो अगर क्रूजिंग स्पीड की बात करें तो 100 तो मैं नहीं कह सकता इसकी क्रूजिंग स्पीड, क्योंकि 100 पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील हो रही है मोटरसाइकिल। बस क्रूजिंग स्पीड के बारे में मैं कह सकता हूँ कि 80 के आसपास इसको आप आराम से राइड कर सकते हैं। कॉर्नरिंग की बात करें तो ये मोटरसाइकिल कॉर्नरिंग के लिए बनी ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो टायर्स हैं वो देखिए स्टेबिलिटी जो है वो लूज़ कर रही है मोटरसाइकिल कॉर्नरिंग पे, जो वॉबली इफेक्ट आ रहा है एक थोड़ा सा। क्लासिक 350 इससे ज़्यादा स्टेबल रहती है, क्योंकि एक तो उसमें टायर्स अच्छे हैं, ऊपर से जो फ्रंट एंड है उसका वो थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी है ओवरऑल। इसमें जो है क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे फील हुआ है। और फ्रंट एंड जो है वो थोड़ा सा लाइटर साइड पर है, तो आप देख सकते हैं आगे के साइड से ये बहुत अनस्टेबल सी महसूस होने लगती है मोटरसाइकिल हाई स्पीड्स पर। ब्रेकिंग की बात कर लें तो फ्रंट ब्रेक अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि जैसे मैं ब्रेक दबा रहा हूँ हैंडल जो है वो राइट में टिल्ट हो रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा आगे चल के। और कॉर्नरिंग करने में इस मोटरसाइकिल में मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बहुत डर सा लग रहा है। हाँ, ब्रेक्स की बात कर रहा था मैं, तो जैसे ही मैं इसमें ब्रेक दबाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं ABS है, लेकिन जो स्किडिंग फील है वो आ रहा है ब्रेक में। और
हैंडल जो है वो राइट में थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। रेयर ब्रेक की बात करें तो रेयर ब्रेक लिटरली ऐसा है कि उसमें कुछ खास इनिशियल बाइट नहीं है। रेयर ब्रेक बस एक दे दिया कंपनी ने, और इसमें मैं ऐसे फुट करके रेयर ब्रेक नहीं दबा सकता हूँ, ऐसे जैसे मैं टो से ना रेयर ब्रेक नहीं दबा सकता हूँ। मुझे रेयर ब्रेक को हील से दबाना पड़ेगा, तब जाके एक इफेक्ट आएगा ब्रेक का, लगेगा कि हाँ ब्रेक लगा है। तो अब ड्रम ब्रेक है, इतनी हेवी मोटरसाइकिल है और हम इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे इस मोटरसाइकिल में अच्छी लगी कि अगर आप जैसे हाईवे पर क्रूज़ करना है तो आप 5th गियर डाल के छोड़ दें और उसके बाद ये मोटरसाइकिल आपसे गियर नहीं मांगेगी, यानी कि 5th पे ही आप क्रूज़ कर सकते हैं। अगर आप 80 पर भी हैं, 80 पर मैं आराम से चल रहा हूँ, इस टाइम मुझे लग नहीं रहा है कि मैं 80 पर मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ। तो 80 पर इस मोटरसाइकिल का स्वीट स्पॉट है, आराम से 80 पर क्रूज़ कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं आएगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ खास इंप्रेस्ड नहीं हूँ इस मोटरसाइकिल के मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि देख सकते हैं आप आगे से थोड़ा एक वॉबली इफेक्ट दे रही है मोटरसाइकिल, थोड़ा अनस्टेबल फील हो रही है, और बहुत अच्छे से मैं हैंडल पकड़ भी लूँगा तो भी जो है वो इफेक्ट थोड़ा सा आएगा ऐसे। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी को लेकर और बेहतर ये की जा सकती थी, पर जिस प्राइस रेंज पे रॉयल एनफील्ड ये मोटरसाइकिल हमें ऑफर कर रहा है, मैं उतना ज़्यादा एक्सैजरेट करके कंप्लेंट नहीं कर सकता हूँ इसकी। एक चीज़ जो मुझे इस मोटरसाइकिल में कमी महसूस हुई और क्लासिक 350 में भी होती है, वो है फ्यूल गेज की कमी, क्योंकि ये लाइट जो है ये मेरे तो किसी काम की नहीं है पर्सनली, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 30-40 का पेट्रोल डलाते हैं तो उनकी जो लाइट है वो तो 12 मास ही जलती रहेगी फिर, तो उसका कुछ इलाज कंपनी को करना चाहिए। और फ्यूल मीटर ऐसी कोई चीज़ थोड़ी ना यार कि देने में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लग रही हो, सभी तो कंपनियां दे रही हैं, तो रॉयल एनफील्ड पता नहीं क्या चाहता है, फ्यूल मीटर ही गायब कर दिया। अभी भी मैं 40 पर चल रहा हूँ, 5th गियर पर हूँ, टॉप गियर पर हूँ, लेकिन अगर इस टाइम भी मैं इसमें थ्रॉटल ओपन कर देता हूँ तो ईजिली ये मोटरसाइकिल जो है पुल कर लेगी, क्योंकि जो टॉर्क है वो लोअर रेव रेंजेस पर ज़्यादा इसमें मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि 5th गियर पर आराम से आप क्रूज़ कर सकते हैं। एक वो जो गियर बदलने की थकान होती है, बहुत से लोगों को होता है कि गियर नहीं बदलना रहता, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है। गियर शिफ्ट की बात करें तो मुझे इस मोटरसाइकिल में पर्सनली अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा नॉची हो रहा है, लेकिन बस न्यूट्रल पे हैं आप, स्टिल मोटरसाइकिल खड़ी है, और जैसे ही आप फर्स्ट गियर एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें या तो बहुत इरिटेटिंग नॉइज़ आती है या तो गियर एंगेज नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ा सा क्लच छोड़ के थोड़ी सी आगे पीछे गाड़ी बढ़ा के तब जो है गियर एंगेज हो जाता है। तो ये चीज़ बस थोड़ी सी मुझे फील हुई। उसके अलावा गियर बॉक्स ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर फॉल्स न्यूट्रल आ रहा है या गियर बॉक्स नॉची हो रहा है। माइलेज की अगर हम इसमें बात कर लें तो माइलेज अप्रॉक्सीमेटली मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है कि ये 35 के आसपास दे देगी, 35 से 40 के बीच में, क्योंकि FI इसमें आ चुका है अब, तो अगर आप अच्छे से राइड करते हैं तो माइलेज भी आपको इसमें अच्छा मिल जाएगा, कुछ खास एक्सपर्टीज़ या ट्यूनिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेकंड में जैसे ही डालता हूँ तो उसके बाद ऐसा पुल आता है। क्लच पावर तो है बहुत अच्छी इसकी, इनिशियल क्लच पावर, इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छा है, जो क्लच फील है वो बहुत अच्छा है। ऐसे में क्लच छोड़ दूंगा तो लिटरली ऐसा लगता है फ्रंट व्हील पॉपअप हो जाएगा, पर वो हो नहीं पाता क्योंकि मोटरसाइकिल का वेट साथ नहीं देता। ब्रेकिंग की बात कर लें तो ब्रेकिंग ऐसे अच्छे रोड्स पर तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। ABS जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है कि मोटरसाइकिल को रुकने ही ना दे, बस जो ग्रेवल है उस पर ABS बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और फिर ऐसा फील होता है कि मोटरसाइकिल जो है वो वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो उसमें फिर आपको रेयर ब्रेक को पिक्चर में लाना पड़ेगा। अगर आप मुझसे ये पूछें कि इस मोटरसाइकिल में डिसएडवांटेज क्या लगा, तो डिसएडवांटेज यही लगा कि एक तो नैरो टायर्स हैं, नैरो टायर्स की वजह से इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, और हाँ वेट जो है इस मोटरसाइकिल का 4 किलो कम है, लेकिन 190 kgs भी बहुत अच्छा वेट रहता है एक मोटरसाइकिल को अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसमें टायर्स उस हिसाब के नहीं है, उतने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, तो स्टेबिलिटी जो है इस मोटरसाइकिल में थोड़ी सी लैक करती है। सो आई होप सो मैंने पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर कर ली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।